नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं साथियों फिल्लर फोरम के इस मंच पर। फिल्लर फोरम ये मंच हमारा साथियों समर्पित है हायर एजुकेशन के लिए, जहां पर हम तैयारी करवाते हैं एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ की। ठीक है, हिस्ट्री सब्जेक्ट है हमारा और हिस्ट्री सब्जेक्ट की डेली क्लास लाइव क्लास होती है हमारी दिन में 1 बजे। ठीक है, तो हिस्ट्री सब्जेक्ट के किसी भी प्रकार के, चाहे वो स्टेट लेवल का हो चाहे वो सेंट्रल लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, उसको क्रैक करने के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सभी सोशल मीडिया साइट्स का। यूट्यूब तो आप देख ही रहे हो, ठीक है, और टेलीग्राम वगैरह का भी। टेलीग्राम के ऊपर हाँ एक बात बताता हूँ साथियों, टेलीग्राम से याद आया, टेलीग्राम के ऊपर हमने अभी भी बहुत सारा स्टडी मटेरियल पोस्ट किया है, नोट्स पोस्ट किए हैं और पीडीएफ वगैरह पोस्ट किए हैं, तो आप वहाँ से जा करके देख सकते हो। ठीक है, अलग अलग चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज बहुत सारा स्टडी मटेरियल पोस्ट किया हो, तो उसको साथियों मैं हर बार बोलता हूँ टेलीग्राम पे आप जरूर ज्वाइन हो जाया करिए, जितने नए स्टूडेंट आते हैं हर बार। ठीक है, और नीचे टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, और इसी चैप्टर से संबंधित जो कि हमारा गुप्तोत्तर काल चल रहा है, उसमें गुप्तोत्तर काल में वर्धनवंश मतलब और वर्धनवंश में भी हर्षवर्धन। गुप्तोत्तर काल में वर्धनवंश और वर्धनवंश में हर्षवर्धन चल रहा है। हर्षवर्धन से संबंधित कुछ टॉप पॉइंट्स जो रह गए हैं यहाँ पर, वो मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट में कर दूंगा, वहाँ से आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है। तो ये गुप्तोत्तर काल चल रहा है हमारा साथियों। वर्धनवंश में हर्षवर्धन जो कि वर्धनवंश का सबसे प्रतापी राजा हुआ था, जिसका कि टाइम पीरियड था 606 से 647 के बीच में, लगभग 41 ईयर्स इसने शासन किया था। इसके साथ में दो प्रमुख युद्ध हुए थे साथियों। वल्लभी का युद्ध हुआ था, जिसमें हर्ष ने ध्रुवसेन को हरा दिया था, लेकिन बाद में इसने अपनी पुत्री की शादी हर्ष ने अपनी बेटी की शादी ध्रुवसेन से अपनी बेटी की शादी कर दी थी। उसके बाद पुलकेशिन टू से सबको पता होगा साथियों, पुलकेशिन टू ही एक ऐसा राजा था जिसने हर्ष को हरा दिया था। क्या था? हर्ष को पुलकेशिन टू ने हरा दिया था। इसकी पुष्टि होती है, हालांकि बाण भट्ट इस युद्ध का उल्लेख नहीं करते हैं, लेकिन ह्वेनसांग की सियुकी और आपका ये पुलकेशिन टू का एहोल अभिलेख, इन दोनों से इसकी पुष्टि हो जाती है। ठीक है, और ये युद्ध कब हुआ था, इसमें विद्वानों में साथियों मतभेद है, एक राय नहीं है। कुछ विद्वानों का मानना है कि 608 से 609 के बीच में हुआ होगा, लेकिन कुछ विद्वान इसको नहीं मानते। क्यों? क्योंकि साथियों जब 606 में इसका राज्यारोहण हुआ था, तो इस समय इसकी उम्र मात्र 16 वर्ष की थी। कितने से थी? 16 वर्ष। तो 16 से 18-19 साल के एज के अंदर कम संभावना है कि इसने युद्ध किया हो। ठीक है, ज़्यादातर विद्वान 630 से 634 के बीच में मानते हैं इस युद्ध को होने का कारण। क्यों? क्योंकि ये पुलकेशिन टू ने जो एहोल अभिलेख निर्गत करवाया था ना साथियों, वो 634 ईस्वी में निर्गत करवाया था। तो 630 से 634 के बीच का टाइम पीरियड ज़्यादा सूटेबल लगता है, ज़्यादातर विद्वान इस पर सहमत है। ठीक है, ये इसके युद्ध के बारे में इसने साथियों नाटक लिखे थे। ये बहुत बहादुर शासक भी था, प्रतापी शासक था और कला प्रेमी था। जिस प्रकार से समुद्रगुप्त था, प्रतापी शासक था लेकिन कला प्रेमी था, संगीत का प्रेमी था वो। तो इसी प्रकार से ये भी कला प्रेमी और संगीत प्रेमी था। इस नाटक जिसने लिखे कौन कौन से? प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद। नागानंद जो है ना साथियों, ये बौद्ध धर्म से प्रेरित है। क्या है? ये बौद्ध धर्म से प्रेरित है और इसके अंदर बोधिसत्व जिमूत वाहन, इंपोर्टेंट फैक्ट है साथियों, ध्यान दीजिए। बोधिसत्व जो है, जिमूत वाहन नाम के एक बोधिसत्व हुए, तो उनकी आत्महत्या की मार्मिक कथा है। किसमें? नागानंद में। ठीक है, तो बोधिसत्व कोई बताए कि जरा बोधिसत्व क्या होता है साथियों? जैसे बताइए, कमेंट बॉक्स में करिए, बोधिसत्व क्या होता है, किसे कहते हैं बोधिसत्व? बौद्ध दर्शन से जुड़ा हुआ है। देखते कितने लोग दे पाते हैं आंसर। मैं बताता हूं, कोई नहीं, टाइम लग जाएगा। बोधिसत्व साथियों एक ऐसी अवस्था होती है जो अरहत को, जो बुद्ध से जुड़े हुए आचार्य जो होते हैं, श्रमण जो होते हैं बुद्धिस्ट के, वो एक ऐसी अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं जिनका कि निर्वाण तो हो नहीं पाता है। निर्वाण से पहले और साधारण रूप से आगे जो बीज की अवस्था होती है ना, उसको बोधिसत्व की अवस्था बोलते हैं, बोधिसत्व बोलते हैं, जो कि औरों और लोगों को भी निर्वाण प्राप्त करने के लिए इच्छुक रहता है। खुद हालांकि उसकी अवस्था हो जाती है निर्वाण प्राप्त करने की, ठीक है, लेकिन वो निर्वाण प्राप्त नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो औरों को
मोक्ष प्रदान करने के उसमें रहता है, उनकी मदद करता है, मोक्ष प्रदान करने में या निर्वाण प्रदान करने में उनकी मदद करता रहता है। तो इसलिए उस अवस्था को बोधिसत्व अवस्था बोलते हैं। कौन सा बोधिसत्व था वो? जिम्मुत वाहन की आत्महत्या की मार्मिक कथा, उसने आत्महत्या क्यों की थी उसके बारे में वो है, बुद्ध से संबंधित है, बुद्ध दर्शन से संबंधित है ग्रंथ। कौन सा? नागानंद। जो हाँ एक चीज और कि कुछ लोग विद्वानों का ये मानना है साथियों कि जो इसका दरबारी कवि था ना, किसका? हर्ष का, उसी ने ये तीनों नाटक लिखे थे, जिसका नाम था धावक। क्या नाम था? धावक। तो इसके बारे में लिखा था। हाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ याद आ गई साथियों, साइंटिस्ट, कल भी हम डिस्कशन कर रहे थे कि साइंटिस्ट कौन, कैसा क्या है फंडा साइंटिस्ट का। तो आपको पता है, कितने लोग बता पाएंगे कि हर्षवर्धन एक साइंटिस्ट था, वो राजा बना। राजा इसलिए बना क्यों? क्योंकि राजा का बेटा था, लेकिन इंटरेस्ट उसका साइंटिस्ट में था, साइंटिस्ट साइंस में था और साइंटिस्ट था वो, है ना। इंटरेस्टिंग बात, कोई नहीं बताएगा आपको, ठीक है। उसने जब उसकी एक ही पुत्री थी साथियों, अभी बताया ना हमने कि ध्रुव के साथ शादी कर दी थी उसने उसकी पुत्री की, तो एक पुत्री थी जिसको कि बुखार हो गया था, ज्वर हो गया था और बॉडी में पूरी गर्मी तप जाती है, जैसे बॉडी गर्म हो जाती है बुखार के अंदर, तो गर्म हो गई थी वो पूरी उसकी बॉडी। तो उसको ठंडा करने के लिए वैद्यों ने दवाइयाँ दी, लेकिन बात नहीं बन पा रही थी। तो उसने 3 दिन लगातार एक्सपेरिमेंट किया पानी के ऊपर, पानी से और पानी को जमा करके बर्फ बनाई। दस्तावेज मिले हैं, राजीव दीक्षित कहते हैं इस बात को साथियों। बर्फ बनाई हमारे यहाँ पर हर्षवर्धन ने अपनी बेटी को इलाज के लिए, कहीं नहीं पढ़ाया जाता, में अफसोस की बात है। हर्षचरित में उल्लेख मिलता है, बाणभट्ट के लिखी हुई हर्षचरित में उल्लेख मिलता है इस चीज़ का, कोई नहीं बताता। इतिहासकार हमें बता रहा हूँ, फैक्ट नोट डाउन कर लीजिए, अपनी जनरेशन को बताइए सभी को। हमारे यहाँ पर सबसे पहली बार बनी थी 7वीं सेंचुरी में, कोई नहीं बताएगा। क्लियर? तो ये इसका जो कुल देवता था ना साथियों, वर्धन वंश जो थे, इनका कुल देवता शिव था, ये शिव को मानने वाले थे। लेकिन वे हर्षवर्धन जो था, हर्षवर्धन महायानी बौद्ध हो गया था, बौद्ध धर्म को अंगीकार कर लिया था, बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था इसने। किसके प्रभाव में आकर के? ह्वेनसांग के प्रभाव में आकर के। ह्वेनसांग आया था, ये खुद महायान, हाँ महायान शाखा का विद्वान था। यहाँ आकर के इसने शिक्षा ग्रहण की और प्रचार प्रसार किया, और ये इससे तब मिला, किससे? हर्षवर्धन से। तो इसको भी इसने बौद्ध धर्म में दीक्षित कर दिया था, और ये बहुत बड़ा फैन हो गया था ह्वेनसांग का, ठीक है। अब बताऊंगा कितना बड़ा फैन हुआ था। तो इसके समय में कन्नौज धर्मसभा हुई साथियों, कन्नौज में, आधुनिक कन्नौज जो उत्तर प्रदेश में है, वहां पर धर्मसभा हुई थी, जिसमें कि इसको उपाधि दी गई है ह्वेनसांग को, किसकी? महायान देव की। एक धर्मसभा हुई थी साथियों, जो कि लगभग 20 दिनों तक चली थी। जैसे कि आज भी धर्मगुरु विभिन्न मत संप्रदाय और धर्मगुरु इकट्ठा होकर के किसी टॉपिक पे है दर्शन फिलोसफी के ऊपर चर्चा करते हैं कि किसका धर्म बड़ा या कौन सा सही पूजा पद्धति की उपासना है, इस प्रकार से होती रहती है समय समय पर, आप सभी जानते होंगे। अभी हरिद्वार में भी हुई थी, बहुत वाद विवाद हो गया था उस धर्मसभा के ऊपर। यति नरसिंह आनंद सरस्वती एक हैं, मामंडलेश्वर दासनाथ देवी पीठ में, दासनाथ देवी पीठ में मामंडलेश्वर है, यति नरसिंह आनंद सरस्वती, उन्होंने उनसे और बहुत से लोगों ने मिलकर करवाई थी। वहाँ पे कुछ ऐसी बातें बोल दी उन्होंने जो कि नहीं बोलनी चाहिए थे एक सभ्य समाज में, तो वो जाकर फिर कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई उस चीज़ के ऊपर, और फिर वो बैन लगाना पड़ा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर एक धर्म सभा हुई थी, कन्नौज धर्मसभा महायान देव की, जिसमें कि उपाधि दी गई थी ह्वेनसांग को हर्षवर्धन के द्वारा। तो विभिन्न प्रकार के मत पंथ संप्रदाय के लोग इकट्ठा हुए साथियों। लेकिन यहाँ पर हर्ष की एक गलती क्या थी? हर्ष ने पक्षपात किया। क्यों? क्योंकि खुद बुद्ध धर्म का अनुयायी हो गया था, तो बुद्धिस्ट को लेकर के उसके मन में प्रियजम्पशन था। क्या था? पहले से धारणा बन गई थी कि बुद्ध से श्रेष्ठ तो कोई हो ही नहीं सकता, बुद्ध धर्म से श्रेष्ठ। तो ब्राह्मण, श्रमण और अरहत बोले तो जैन धर्म के लोग नाराज हो गए। ओबीसी बात है यार, आप राजा हो, राजा का फर्ज बनता है सभी की सुने, वो एक ही गाय जा रहा है उसी की सुन रहे हो आप, तो गलत होगा। तो क्या हुआ कि कुछ उपद्रवी नहीं, नाराज दूसरे संप्रदाय के लोगों ने पंडाल में आग लगा दी और हर्षवर्धन के ऊपर भी हमला करने की कोशिश की। तो हर्षवर्धन ने बड़ी मुश्किल से, हर्षवर्धन ने अपनी जान बचाई, सैनिकों ने उसको बचाया, और जो आग लगी थी उससे काफ़ी उनका नुकसान हो गया। अगली बार फिर हर्ष ने क्या किया उसी समय, हाँ क्या किया कि हर्ष ने जो भी दोषी पाया गया, इंक्वायरी बैठाई, जो भी दोषी पाया गया 50 से ज़्यादा ब्राह्मणों को जो कि इसमें शामिल थे मृत्युदंड दिया, 500 से ज़्यादा ब्राह्मणों को देश निकाला दे दिया, और उससे भी ज़्यादा उन 500 से ज़्यादा ब्राह्मणों को जो इसमें कांड में शामिल थे उनको कारागार में डाला, और उससे भी ज़्यादा लोगों को उसने देश निकाला दे दिया, अपने राज्य से बाहर कर दिया। ये कोई अच्छे राज्य की पहचान थोड़ी ना है यार। आप ऐसा काम क्यों कर रहे हो जो आपको ऐसा उत्पात का सामना करना पड़े?
सिंपल करना चाहिए था। इसका रेफरेंस आपको मिल जाएगा साथियों, जो मैंने कहानी बताई इसका रेफरेंस आपको मिलेगा 11th क्लास की एनसीईआरटी में, बहुत पहले पढ़ी थी मैंने, 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, रेफरेंस मिल जाएगा, डिटेल मिल जाएगी। क्लियर? अच्छा, वेनसांग था कन्नौज की महाधर्म सभा, यहाँ पे कृष्ण इसने पक्षपात कर दिया था, हो गया। प्रयाग की महामोक्ष परिषद, प्रयाग उत्तर प्रदेश में है साथियों, इलाहाबाद हुआ था पहले प्रयाग, फिर इलाहाबाद और अब प्रयागराज, ठीक है। तो वहां पर एक मोक्ष परिषद हुई थी, महामोक्ष परिषद या मोक्ष परिषद, धर्म सम्मेलन एक प्रकार का। तो ये हर 5 वर्ष पे हर्ष जो है दान दक्षिणा करता था, प्रयाग के नदी कभी कहीं अलग अलग जगहों पे दान दक्षिणा करता था, एक आयोजन करता था, एक सभा बुलाता था, महामोक्ष परिषद जिसको बोलते थे। और ये जो है छठी परिषद थी किस समय की? वेनसांग के टाइम पीरियड की। वेनसांग का टाइम पीरियड जरा बताइए कितना रहा है साथियों, वेनसांग का टाइम पीरियड बताइए कितना रहा है, 100 मत यार। तो छठी परिषद थी, धर्म परिषद थी, मोक्ष परिषद थी वेनसांग के टाइम पे, जब वेनसांग यहाँ पर आया था। हर 5 वर्ष में वेनसांग आयोजित करता और दान दक्षिणा देता था शर्मणों को, आचार्यों को, जो धर्म से जुड़े हुए थे लोगों को, ठीक है। जो कि 75 दिन चली थी, ये 20 दिन चली थी कन्नौज धर्म सभा, 75 डेज चली थी नदी के किनारे पे, ठीक है। प्रशासन, अब इसका प्रशासन के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रशासन साथियों वही सीधी सी बात है, गुप्त के बाद में हुआ तो गुप्त जैसा ही प्रशासन था इन्हीं का भी। साम्राज्य केंद्र में जिसका एक राजा मालिक होता था, भुक्ति या प्रांत जिसको आधुनिक डिस्ट्रिक्ट स्टेट बोल देते हैं हम, उसके छोटा विषय या जिला, उससे छोटा पाठक, उसमें गुप्त काल में वीथी वगैरह आ गई थी, यहाँ पर तहसील को पाठक बोला गया है, ठीक है। और पाठक से छोटा ग्राम या गांव। क्लियर? तो ये इसमें प्रशासन में इस हिसाब से बटा होता था। और इनके बड़े लोगों को खैर आगे बताएंगे उसके बारे में। सेना जो है ना, सेना में साथियों क्या क्या था? 5000 हाथी, घुड़सवार घोड़े कितने थे? 2000, और सैनिकों की संख्या 50,000 थी। सॉरी 5000 हो गए, 50,000 सैनिकों की संख्या कितनी थी? 50,000, 50,000 सैनिक थे। वेनसांग तो बाद में बताता है कि ये बढ़ करके घोड़े हाथी बढ़ा दिए थे, 50,000 हो गए थे, घोड़े भी और बढ़ गए थे, और सैनिकों की संख्या 2 लाख से 1 लाख से अधिक, 2 लाख के करीब पहुंच गई थी। वेनसांग ये बताता बाद में, ठीक है। वेतन जो बड़े अधिकारी थे ना साथियों, वेतन जैसे कि मंत्री और गवर्नर और मिनिस्टर थे बड़े बड़े, उनको दिए जाते थे जमीन, भू राजस्व रहित जमीन दी जाती थी। आपने इस जमीन पर खेती करनी है, बड़े बड़े टुकड़े दे दिए जाते थे। जैसे मध्यकाल में एकता प्रणाली हुई थी, इसी प्रकार से कि आप उनको जमीन का टुकड़ा दे दिया था बड़ा बड़ा वेतन के रूप में, और उनको एक स्थायी सेना रखनी पड़ती थी राजा की सेवा के लिए, ठीक है। और जो छोटे अधिकारी और कर्मचारी होते थे, सेना से जुड़े हुए सैनिक वगैरह, उनको नकद दिया जाता था, आर्मी को नकद वेतन दिया जाता, क्योंकि आर्मी को इतना पास वो नहीं होता था। आर्मी बहुत, एक राज्य की आर्मी के ऊपर दारोमदार होता राज्य का, इसलिए उसको नकद दिया जाता और तुरंत दिया जाता। आज भी अगर आप देखेंगे ना तो सबकी सैलरी हालांकि सरकार रोक देती है सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर, लेकिन आर्मी की सैलरी कभी नहीं रुकती, टाइम जाती है और जो उनका सिस्टम होता है उसी सिस्टम के अकॉर्डिंग चलती है। चाहे मंत्रियों की सैलरी रोकनी पड़ जाए, सुप्रीम कोर्ट के जज की सैलरी रोकनी पड़ जाए, चाहे किसी की भी सैलरी रोकनी पड़ जाए डिपार्टमेंट के अंदर, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये जो रक्षा विभाग है इनकी सैलरी कभी नहीं रुकती। डर रहता कहीं विद्रोह ना कर दे, विद्रोह बहुत खतरनाक हो जाता है साथियों, ठीक है। हर्ष के बाद क्या हुआ साथियों? हर्ष की मृत्यु हो जाती है 647 में। 647 में हर्ष की मृत्यु हो जाती है, चूंकि उसकी कोई संतान नहीं थी, संतान मतलब बेटा नहीं था, कोई उत्तराधिकारी नहीं था, तो हर्ष का प्रशासन छिन्न भिन्न हो जाता है, ढीला हो जाता है बिल्कुल। कुछ उसके बाद कुछ खास उसमें बचता नहीं, क्योंकि उत्तराधिकारी नहीं रहे साथियों, तो कोई विशेष विवरण हमें नहीं मिलता। हाँ, 75 साल के बाद हालांकि एक अर्जुन नाम का एक छोटा सा राजा हर्ष की मृत्यु के बाद कन्नौज के ऊपर कब्जा कर लेता है, ठीक है। और उसके बाद क्या आता है? हर्ष की मृत्यु के 75 ईयर्स के बाद में यशोवर्मन नाम का राजा बन जाता है, कन्नौज का कब्जा लेता है, ठीक है। इसका उल्लेख हमें मिलता है, इसका दरबारी कवि था जिसका नाम था वाकपति। क्या नाम था? वाकपति। इसने एक प्राकृत भाषा में ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था गोड़वहो। क्या नाम था? गोड़वहो। प्राकृत भाषा में लिखा हुआ वाकपति का ग्रंथ है गोड़वहो, जो कि दरबारी कवि था किसका? यशोवर्मन का, ठीक है। इसे हरा दिया था बाद में 8th सेंचुरी में ललितादित्य मुक्तपीड़, जो कश्मीर का शासक था साथियों, कश्मीर का शासक था ललितादित्य मुक्तपीड़, जिसने कि मारतंड का सूर्यदेव मंदिर बनवाया था साथियों कश्मीर में। आज भी उसके भग्नावशेष मिल जाएंगे, अरबों ने तोड़ दिया था वो। अभी सरकार ने उसको, जब से 370 धारा हटी है ना कश्मीर से, बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा वहाँ धीरे धीरे करके। यूट्यूब पे देखिए, एक याना मीर नाम की लड़की है, याना मीर,
राष्ट्रवादी है, वो इसके ऊपर बहुत सारी वीडियो वगैरह बनाती है। टाइम मिलो देखिए, अच्छी चीज़ है। मुक्तापीड़, क्लियर। तो ये इधर वाला पोर्शन है, मेरे ख्याल से साथ सभी को समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है, कुछ रह गया है तो नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। समझ में आ गया? यस हाँ ना बोला करो यार, यस और नो, क्लियर। अभी हम इधर चलते हैं। अब हाँ, अब हमारे गुप्तोत्तर काल साथियों खत्म हो गया है। इसको गुप्तोत्तर काल को आप भूल जाइए, मैं साफ कर देता हूँ। फर्दर वंश हो गया, गुप्तोत्तर काल हो गया, हमारा खत्म हो गया। हमारा नया चैप्टर चल रहा है राजपूत वंश। क्या चलेगा? राजपूत राजवंश, ठीक है। पूर्व मध्यकाल में आ गए। अब हम कहाँ पर आ गए? पूर्व मध्यकाल में। पूर्व मध्यकाल बोलते तो 7th सेंचुरी से लेकर के और 12th सेंचुरी तक चलेगा, सल्तनत काल तक चलेगा हमारा। ये बोले तो पृथ्वीराज चौहान तक चलेगा अब हमारा, ठीक है। जिसमें कि फॉरेन इन्वेडर्स आए थे 712 से लेकर के 1192 तराइन का युद्ध, मोहम्मद बिन कासिम से लेकर के और पूरा चलेगा आगे तक 12वीं शताब्दी तक, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पूर्व मध्यकाल। 500 सालों का जो टाइम पीरियड आता है, इसको इतिहासकारों ने पूर्व मध्यकाल की संज्ञा दी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हुआ था साथियों, अब हम चर्चा करेंगे छोटे छोटे राजवंश उभर आए थे, क्योंकि कंस उत्तर भारत, देखिए साथियों क्या होता है, आज भी अगर आप देखोगे ना तो पूरे वर्ल्ड में इंडिया और इंडिया के अंदर नॉर्थ इंडिया नॉर्थ इंडिया मतलब दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, थोड़ा सा हिमाचल का ले लीजिए, थोड़ा यूपी ले लीजिए आप, पश्चिमोत्तर यूपी, पंजाब, कुछ गुजरात का हिस्सा ले लीजिए, कुछ मध्य प्रदेश तक का हिस्सा ले लीजिए। ये जो नॉर्थन इंडिया का हिस्सा, ये धरती के ऊपर स्वर्ग माना गया है। उत्तराखंड में भी आ जाता है इसमें, धरती के ऊपर स्वर्ग माना गया है साथियों। यहाँ से ही प्रशासन चलता पूरे देश का। आज भी आप देखोगे दिल्ली कलकत्ता में नहीं है, दिल्ली से चलता प्रशासन, और दिल्ली नॉर्थ इंडिया में आती है, जहाँ से सारा प्रशासन चलता, पूरे देश की बागडोर चलती। इसी प्रकार से उस समय कन्नौज से चलता था, है राजधानी सिस्टम चलता है साथियों। कन्नौज के हर्ष के बाद कन्नौज का महत्व तो धीरे धीरे कम होने लगा, तो फिर बाद में त्रिपक्षीय संघर्ष हुए, बताएंगे अभी आपको। तो 36 राजवंश हुए हैं छोटे बड़े राजपूतों में। अभी हम राजपूतों की बात करेंगे, उसके बाद फिर बारी बारी और टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे धीरे धीरे करके, ठीक है। तो राजपूतों में क्या हुआ साहब, 36 कुल बताए गए हैं। कितने? 36 कुल, जिसमें से कि प्रमुख है राष्ट्रकूट, गुज्जर, प्रतिहार, पाल, चौहाल, चंदेल वगैरह, ठीक है। तो विदेशी मत, अब ये वही देशी विदेशी वाली बात आ जाती है यार। यहाँ पे क्या कुछ लोगों इतिहासकारों को मानना है कि राजपूत जो कुल है ये विदेशियों की संतानें थी, कुछ का मानना है कि हमारी यहीं की ही संतान थी। तो यहीं के होंगे यार, कहाँ विदेश से आ गए? कौन मानता है विदेशी? कर्नल जेम्स टार्ड मानते हैं, स्मिथ मानते हैं, कनिंगम जो खुद विदेशी हैं उन्होंने विदेशी लिख दिया यार, हद हो गई। और भंडारकर महोदय, DR भंडारकर। देशी मत कौन से मानते हैं? गौरीशंकर ओझा और CB वैद्य। इनका मानना है कि यहीं की उत्पत्ति थी, यहीं की संतानें थी, भारत के मूल निवासी थे, उन्हीं में से उभर करके आए। ये कहते हैं कि ये कहता है कि कुषाणों के वंशज थे, ये कहता है पारसिकों के वंशज थे, सबके अपनी थ्योरी है, ठीक है। अग्निकुंड की उत्पत्ति मानी गई साथियों, किनकी? प्रतिहार, चालुक्य, चौहान और परमार, इनकी उत्पत्ति। 4 राजवंश है, नेट का आया हुआ क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। इनकी उत्पत्ति कहाँ से मानी गई है? अग्निकुंड से, ठीक है। वशिष्ठ ऋषि, एक तो ये मत है, एक दूसरा मत है। दूसरा मत क्या है साथियों? कि वशिष्ठ ऋषि के अग्निकुंड से उत्पत्ति हुई। माउंट आबू पर्वत है राजस्थान में, माउंट आबू नाम की जगह है, वहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है, माउंट आबू पर्वत श्रेणी बोल देते हैं। वहाँ पे महर्षि वशिष्ठ ऋषि ने एक यज्ञ किया, ठीक है, और यज्ञ में से उत्पन्न हुए कौन? प्रतिहार, चालुक्य और परमार, 3 राजवंश यज्ञ में से उत्पन्न हुए। कहीं कहीं आपको 4 भी मिलेगा, लेकिन 3 है, ठीक है। तो 3 राजवंशों की उत्पत्ति हुई। इनका उल्लेख हमें पृथ्वीराज राजसों में मिलता है साथियों। कहाँ मिलता है? पृथ्वीराज राजसों में और हमीर राजसों, जो कि उस समय के ग्रंथ थे। पृथ्वीराज राजसों तो पृथ्वीराज चौहान के बाद टाइम पीरियड का यार, जिसका राज दरबारी था, वो क्या नाम था उसका, जिसने ये लिखा था यार, पृथ्वीराज राजसों। पृथ्वीराज चौहान का दोस्त था ना एक, राज दरबारी था, कलंड नहीं यार, क्या नाम था उसका, भूल गया मैं भी। चंद्रबरदाई, हाँ चंद्रबरदाई नाम था उसका, जिसने लिखा था पृथ्वीराज राजसों, ठीक है। ऐसे ही अमीर राजसों में इनका उल्लेख हमें मिलता है, क्लियर। ये थोड़ा सा डिस्कशन, इंट्रोडक्शन इसका। अब हम एक एक करके इस पर डिस्कशन करते हैं उस समय के राजवंशों पे। तो पहला हमारा गुर्जर प्रतिहार राजवंश। गुर्जर प्रतिहार राजवंश का सबसे साथी संस्थापक माना गया है नागभट्ट प्रथम को। किसे माना गया है?
नागभट्ट प्रथम, ये हालांकि आपको यहाँ पे कुछ और भी मिल सकता है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग दे रखा है, लेकिन नागभट्ट प्रथम एक्यूरेट है। क्लियर। और वास्तविक संस्थापक माना गया है वत्सराज को। वास्तविक संस्थापक किसे माना गया है, कंफ्यूज मत होना यार, वास्तविक संस्थापक माना गया वत्सराज को। ठीक है। इसी के समय इनका सबका उल्लेख करता है कौन, वेनसांग और मिहिर सुलेमान। वेनसांग 7वीं सेंचुरी में आया था और उसके बाद में सुलेमान ने भी, जो कि 825 में आया था साथियों, अरबी यात्री था, उसने भी इनका उल्लेख किया है। ठीक है। अल मसूदी भी 9th सेंचुरी में आया, 10th सेंचुरी में आया था साथियों। 10th सेंचुरी में अल मसूदी आया था 915 में। इसने इनको गुर्जर प्रतिहार शासकों को अल जुजुर कहा। क्या कहा, अल जुजुर। अल जुजुर लिखा है जैसे कि अल कायदा, अल शबाब, अरबी टंग है, अरबी वर्ड है। ठीक है। इसी प्रकार अल जुजुर, अल का मतलब दा, जैसे इंग्लिश में हम लिखते हैं ना, दा ताजमहल, दा प्राइम मिनिस्टर मोदी, दा एरोप्लेन, तो दा जो है वो उसको अरबी में बोलते अल, मैंने पढ़ी अरबी। ठीक है। तो अल मसूदी अल जुजर हुआ। और यहां अल जुजर कहता है कि उनके साम्राज्य में 1,80,000 आएगा, ये 18,000 कर दिया, गलत हो गया भाई। 1,80,000, ये फैक्ट थोड़ा करेक्ट कर लीजिए साथियों, ये मिस्टेक हो गई है। 1,80,000, ये 1,80,000 है। क्या है, अल मसूदी कहता है कि इनके साम्राज्य में, साम्राज्य में, गुर्जर प्रतिहार के साम्राज्य में 1,80,000 गांव और शहर थे। कितने, 1,80,000 शहर और गांव छोटे बड़े मिलाकर के लगभग थे। और कहता है कि इनका जो राज्य था, उसकी जो सीमा थी ना, उसकी 2,000 किलोमीटर लंबाई और 2,000 किलोमीटर चौड़ाई थी, जो कि स्क्वायर में था, वर्गाकार, जीभ की आकृति का बताता है अल मसूदी। ठीक है। जो कि 800 अल मसूदी बताता है। ये सुलेमान 825 में आया था साथियों, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। वो सुलेमान 825 में आया था। यहाँ पर हम 9th सेंचुरी में 10th सेंचुरी में आए हुए अल मसूदी की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो ये था इसके बारे में, 2,000 बाय 2,000 किलोमीटर, 2,000 किलोमीटर लंबाई, 2,000 किलोमीटर चौड़ाई का राज्य बताता है कौन, अल मसूदी, गुर्जर प्रतिहारों का। ठीक है। अब इसका शासक, पहला शासक कौन सा था, नागभट्ट। गुर्जर प्रतिहारों में पहला शासक कौन सा आया था हमारा, नागभट्ट। नागभट्ट के बारे में है साथियों कि इसने अरब के शासक जुनैद को हराया। अरब, सऊदी अरेबिया बोले तो आज का सऊदी अरेबिया, उस समय का अरब। अरब देखो हमें, यानी कि इसका मतलब ये साथियों कि हमारी सीमाएं और अरब की सीमाओं तक गई हुई थी। अरब, सऊदी अरब तक का हमारा साम्राज्य था। पाकिस्तान, अफगानिस्तान तो बहुत अब अभी कुछ समय 200-400 साल पहले गए हैं। उस समय तो हम बात कर रहे 7th 8th सेंचुरी की। ठीक है। तो उस समय हमारी हिंदुस्तान की सीमाएं कहाँ तक थी, सऊदी अरब, ईरान से भी आगे तक पहुँच जाइए आप, सोच के देखिए कितना बड़ा साम्राज्य रहा होगा। उसने इसको हराया, किसको, जुनैद को, जो कि अरब का शासक था। ठीक है। मलेच्छों का विनाशक कहा गया इसे। मलेच्छ मतलब फॉरेन इन्वेडर्स, अरबों को। प्लीज एक बात और बता साथ, इसको प्लीज़ किसी धर्म से जोड़ करके ना देखिए। बहुत आजकल चल रहा सोशल मीडिया के ऊपर, मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं फलाना, मैं ढिमका, सब एक दूसरे के ऐसी तैसी करने में लगे हुए हैं। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसी पे सीमित रहिए। हम एजुकेटर हैं, आप स्टूडेंट हो, मैं भी स्टूडेंट हूँ। ये हमारा काम है इन्हीं चीज़ों के ऊपर फोकस करना। हमने अपना कैरियर बनाना साथियों। ठीक है। वो अलग रख दी इन चीज़ों को, बहुत लोगों को दिमाग में फितूर भरा रहता है। तो मलेच्छ मतलब विदेशी आक्रमणकारी को मलेच्छ कहा गया साथियों। ज़्यादातर इसमें इस शब्द का वर्ड किया गया है अरबी हमलावरों के लिए। ठीक है। और यवनों के लिए यवन आक्रमणकारी। ठीक है। तो ये था मलेच्छक, इसको बोला गया। वत्सराज तो उसके बाद का जो शासक आता है साथियों, मेन शासक जो आता है, ये सबसे प्रतापी शासक था। इसी के समय में त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हो जाता है साथियों। क्या शुरू होता है इसके समय में, त्रिपक्षीय संघर्ष, मतलब 3 राजवंशों के बीच में कन्नौज को लेकर हुई लड़ाई। कन्नौज राजधानी थी मेन, कौन छोड़ना चाहेगा। तो बारी बारी सबने लड़ाइयाँ की। कौन कौन से, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट। लगभग 300 से 400 साल तक साथियों चलता रहा ये मामला। ठीक है। 300 सालों तक लड़ा लगातार तीनों राजवंशों का, कभी किसी ने कब्जाया, कभी किसी ने कब्जाया, कभी किसी ने कब्जाया। किसको, कन्नौज को। कन्नौज राजधानी थी मेन। अच्छा, भरा साम्राज्य बहुत अच्छा था कन्नौज का। अगर आज भी जाके देखोगे, यूपी को, जो कि गंगा यमुना का दोआब इलाका है, ये पूरा उपजाऊ भूमि है। सबसे ज़्यादा चावल, गन्ना, गेहूं की खेती यहाँ होती है, इसीलिए यहाँ पे लड़ाई बजती थी साथियों। और यूपी तो वैसे भी साथियों गढ़ है पॉलिटिक्स का, है। वहीं से जीत करके जो यूपी का जीतेगा वो देश पे राज करेगा। अभी चल रहा इलेक्शन का मामला, देखते हैं क्या होता है।
रिजल्ट आने वाला है। हाँ, इसकी जो मृत्यु हुई वो जल समाधि के कारण होती है। इसने जल समाधि ले ली थी अपने अंतिम समय में, पानी में, यमुना में जल समाधि ले ली थी, मृत्यु हो गई थी इसकी। उसके बाद हुआ था तो मिहिर भोज, ये सबसे प्रतापी राजा था साथियों, मिहिर भोज, ये सबसे प्रतापी राजा हुआ इसका। मिहिर भोज सबसे प्रतापी राजा था, जिसको सुलेमान ने, जिसको जुज्र कहा, यहाँ बताया ना हमने आपको, सुलेमान ने, कहाँ चला गया, अल-मसूदी ने अल-जुज्र कहा है, सुलेमान ने भी इसको जुज्र कहा है। उसमें क्या होता है, सुलेमान ने एक राजा को बारे में लिखा है कि जुज्र, अब उस राजा से लोगों ने अलग अलग मत निकाल लिए। कुछ ने कहा कि भाई अल-मसूदी ने जुज्र कहा नाग प्रतिहारों को, कुछ ने कहा कि सुलेमान ने जुज्र कहा मिहिर भोज को, ठीक है। कुछ इतिहासकार, उसमें एक और उल्लेख मिलता है साथियों अल-मसूदी की लेखनी में कि बौर या बौर, उसका भी उल्लेख जोड़ दिया गया है इसी से, मिहिर भोज से ही अल-मसूदी के बारे में। अल-मसूदी कहता है बौर या बौर किसको, मिहिर भोज को, और अरबों का शत्रु, अरबों को बहुत बुरी तरह मारता था ये। कौन, मिहिर भोज। मिहिर भोज एक प्रतापी शासक साथियों, जिसने कि अरब हमलावरों को पीछे धकेल दिया था, दूर तक मार के उनका भूत बना दिया, दूर तक धकेल दिया था, उनको वापस भगा दिया था मार करके, ठीक है, अरबी हमलावरों को। तो उसके बारे में अल-मसूदी कहता है कि वो अरबों का शत्रु है। ओबीसी बात, जब मारेगा तो शत्रु कहलाएगा, क्लियर। इसके बाद आते हैं महेंद्रपाल फर्स्ट। इसके खासियत एक चीज़ साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप देख लीजिए। इसके साथ ये बहुत बार नेट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि महाकवि राजशेखर किसके दरबार में रहते थे, कवि राजशेखर किसके दरबार में रहते थे, तो किसके दरबार में रहते थे, महेंद्रपाल फर्स्ट। कहीं कहीं आपको महेंद्र वर्मन भी मिलेगा, महेंद्रपाल या महेंद्र वर्मन, तो कन्फ्यूज मत होइए, महेंद्रपाल रहेगा, महेंद्रपाल फर्स्ट, ठीक है। उसके दरबार में राजकवि थे राजशेखर, दरबारी कवि थे इसके। इसके बाद आए महिपाल फर्स्ट कहता है कि अल-मसूदी इसके बारे में, जो कि इसके टाइम पीरियड महिपाल फर्स्ट के बारे में अल-मसूदी आया था साथियों 915 10th सेंचुरी में, ठीक है। इसने बताया कि इसकी सेना जो थी 7 से 9 लाख सैनिक थे। क्या बात है यार, चंद्रगुप्त मौर्य को फेल कर दिया। जस्टिन कहता है कि चंद्रगुप्त के शासन में 6 लाख सेनाएं थी, रोंद कर रख दिया था उसने पूरे भारत को। चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सेनाएं थी, कहता है जस्टिन, अभी प्राचीन इतिहास पढ़ाया आपको। और ये उसका बाप हो गया, इसका मतलब महिपाल के सेना में अल-मसूदी ने बता दिया 7 से 9 लाख सैनिक, बड़ा चढ़ाकर बताया हुआ है यार, ठीक है। इसके बाद कौन कौन से आए हुए, हाँ एक मिनट साथियों, आपको शायद ना दिखाई दे रहा हूँ, मैं जरा सेटिंग करता हूँ। बहुत मेहनत करवाते हो यार आप लोग, बहुत मेहनत करनी पड़ती है मेरे को साथियों, पढ़ लेना अच्छे से, बता रहा हूँ, अच्छे से पढ़ लेना। अगर रिजल्ट गलत आते हैं, मैं बहुत एफर्ट्स लगाता हूँ, बहुत ऑडियो क्या बोलते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन करके, जब बहुत सारी मेहनत करके जब आपके लिए कंटेंट इकट्ठा करता हूँ, फिर उसको यहाँ छापता हूँ, ठीक है। पहले अपने रफ नोटबुक बनाता हूँ, पहले प्री प्लानिंग करता हूँ, फिर उसको यहाँ पे लिखता हूँ, फिर उसको एक्सप्लेन करता हूँ आपके सामने। बोल जाता गला मेरा, बोल के कुत्तों तेरे भौं करके बैठ जाता है यार, बहुत एफर्ट्स लगा रहा हूँ आपके लिए, सही बता रहा हूँ साथियों, अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर रिजल्ट गलत आते हैं आपके, याद रखिए मेरी आज की बात को साथियों, तो उसके जिम्मेदार आप खुद होगे। आप ये नहीं कह सकते कि सर आपने गलत पढ़ाया, नहीं, मैं ऑडियो वीडियो जैसे भी मुझसे कंटेंट मेरे पास हो पाता है, मैं सब कुछ मिक्सअप करके कहीं से कुछ और आपको पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, टेलीग्राम पे पोस्ट कर देता हूँ। अगर रिजल्ट नहीं आते हैं तो ये आपकी कमी होगी, मुझे दोष मत देना कल को साथियों, सच बता रहा हूँ। लड़के हो चाहे लड़की हो, ईमानदार से, आप कितने ईमानदार हो ये आपके ऊपर निर्भर है। मैं अपने ईमानदारी से अपना काम कर रहा हूँ साथियों, अच्छे कर्म का ही अच्छा फल मिलता है। कितने अच्छे कर्म कर रहे हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है, मैं नहीं कह सकता, क्लियर। तो इसके बाद क्या हुआ साथियों, छोटे छोटे और उत्तराधिकारी आए इसके गुर्जर प्रतिहारों में, विजयपाल, राज्यपाल, त्रिलोचनपाल और यशपाल। ऐसा लगता है जैसे पाल की श्रृंखला चल रही हो, ये पाल शासक नहीं है, कन्फ्यूज मत होइए, पालों में भी ऐसे ही आएगा, धर्मपाल, राज्यपाल, रामपाल, वही पाल शासक आएंगे 8th सेंचुरी में, 750 में बंगाल के पाल शासक जब आएंगे जब पढ़ाएंगे। अभी यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार चल रहा है, हमारा राजपूत राजवंश चल रहा है, क्लियर। तो ये आज का हमारा टॉपिक था साथियों, हर्षवर्धन काल हमारा क्लियर हो गया, राजपूत राजवंश के अंदर हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन लिया और गुर्जर प्रतिहार को हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। इसके बाद अब आगे हम देखेंगे क्या बोलते हैं, राष्ट्रकूट, गुर्जरों के बाद, गुर्जर प्रतिहारों के बाद आएगा राष्ट्रकूट, जिसका स्थापना करता हुआ साथियों दंती दुर्ग। तो उसके बारे में देख लीजिए, कल उसके बारे में और डिटेल से देखेंगे, क्योंकि अगर अभी और डिटेल में लेंगे तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इतनी लंबी वीडियो हर एक कोई देख नहीं पाता है, ठीक है। कंटेंट मैंने हमारा बहुत अच्छा है, सभी यही कहते हैं साथियों, व्यूज और लाइक भी हमारे अच्छे आ रहे हैं।
आप लोगों से रिक्वेस्ट हमारी कि लाइक शेयर दबा के ठोकिए, ताकि हमें उससे अप्रिशिएशन मिले और उससे हमारे अंदर मोटिवेशन आए, और आपके अंदर भी मोटिवेशन देने के लिए मैं बैठा हूँ, क्या दिक्कत है? ठीक है ना, आपके लिए तो हम हैं यार, आपको पढ़ा रहे हैं यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी हमसे हो पा रहा है, दबा के पढ़ा रहे हैं आपको। इतना किसी के बाप में दम हो तो दे के दिखा दी, इतना कंटेंट जो हम प्रोवाइड करवा रहे हैं आपको। मैं जितना एक्सप्लेनेशन करता हूँ कोई नहीं करता साथियों, चाहे आप कितने कितने अकेडमी में जाइए, चाहे बाईजू पे जाइए, चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी चले जाइए कोचिंग लेने के लिए, कोई नहीं पढ़ाएगा। तो लोग सिंपल फॉर्मेलिटी बताएंगे हैं, बड़ा डैशबोर्ड लगाएंगे, उसका आप ये होता है, और उसके बाद आपके ऊपर डाल दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा आपको। हम तो हर संडे को मीटिंग कर रहे हैं यार, आप लोगों के लिए कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं हर कमेंट्स के माध्यम से भी। कल भी एक लड़के का कमेंट आया था मेरे पास, मैंने उसको रिप्लाई भी किया। एक स्टूडेंट इंडिविजुअल मेरी नज़रों में रहता है साथियों, कौन क्या कर रहा है, इसलिए कहता हूँ बार बार कमेंट किया कीजिए, मेरे नज़रों में रहता है कौन बंदा क्या कर रहा है, किसकी माइंड सेटिंग कहाँ चल रही है। क्लियर? तो ये कंटेंट हमारे जैसा कोई नहीं दे पाएगा साथियों, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं यार, हम करो तैयारी, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत हो संडे को इवनिंग में मीटिंग होती, गूगल मीट होती संडे की रात को 9 बजे, टेलीग्राम पे उसका लिंक पोस्ट कर दिया जाता, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ तक का हमारा साथ ये चैप्टर क्लियर हो गया है। अगर यहाँ तक का कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से। ठीक है, तो लगे रहिए अपनी कंटिन्यू स्टडी के अंदर साथियों, लाइक शेयर दबा के करिए, आपका भाई आपके साथ है, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। तो जब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद और जय भारत।